आपका सभी का स्वागत है हमारे 230वें वेबिनार में। ये श्रृंखला निरंतर बढ़ती आ रही है। छोटा सा आज हमारे कृपा शंकर जी और मैं भी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ, लेकिन फिर भी ये जो निरंतरता है इसको हम लोग ब्रेकअप नहीं कर सकते, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, जैसा कि हमारा कमिटमेंट है। आज 230वें वेबिनार में हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं एनसीसी का नेशनल कैडेट कोर, और इसमें हमारे साथ बनी हुई है दो एनसीसी के कैडेट्स, कैडेट श्रावणी एंड कैडेट ऋषिता। लीड कर रही हैं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर मिस कविता भंडारी जी। आप शायद सभी जानते हैं कविता जी को, 3 या 4 बार तो हम लोग इनवाइट कर चुके हैं और अच्छा बड़ा प्रोफाइल है मैडम का। मैं कोशिश करूंगा कि ये जितना ज्यादा हम लोग एंटरटेन कर पाए इस चीज को, बट सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शांति से इसको सुनिए। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है इवोल्यूशन एंड रोल ऑफ नेशनल कैडेट कोर, हमारी जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, उसमें एनसीसी का क्या रोल है और कैसे हम लोग इसको अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस विषय को लेकर आ रही हैं कविता जी। जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच अनिल जी। सभी को नमस्ते, माय वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। जैसा अनिल जी ने बताया, आज एनसीसी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको सबको आवाज आ रही है? वीडियो ऑडियो क्लियर है ना? इट इज ऑल क्लियर। ठीक है। तो नवंबर महीने का जो लास्ट संडे होता है उसे एनसीसी डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो एनसीसी का रेजिंग डे 15 जुलाई है। 15 जुलाई 1948 के दिन एनसीसी को रेज किया गया था, लेकिन शुरुआत में ही ये रियलाइज कर लिया गया था कि जुलाई का जो महीना है वो बिजी रहेगा स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस में एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है। तो इस महीने में एनसीसी डे को सेलिब्रेट करना फिजिबल नहीं हो पाएगा। तो कुछ टाइम ऐसा विचार किया गया कि 27 जनवरी को एनसीसी डे के रूप में मनाया जाएगा, और कुछ सालों तक ऐसा किया भी गया। पर फिर ये रियलाइज किया कि 27 जनवरी क्योंकि रिपब्लिक डे का नेक्स्ट डे होगा, तो प्राइम मिनिस्टर रैली ऑर्गेनाइज की जाएगी, तो फिर से मुश्किल होगी। तो काफी विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया कि एनसीसी डे उस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा जिस दिन एनसीसी की फर्स्ट यूनिट, जो कि दिल्ली में एस्टैब्लिश की गई थी, उसने अपना पहला फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, कंडक्ट किया था, और वो दिन था नवंबर का 4th संडे। तो इसलिए हर साल नवंबर के लास्ट संडे के दिन एनसीसी डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन अलग अलग तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और इन कार्यक्रमों की कड़ी में एक कोशिश ये भी रहती है कि पब्लिक में एनसीसी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। तो इसी प्रयास के साथ आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। पिछले कुछ 4-5 महीनों से ही मुझे एनसीसी की फंक्शनिंग को समझने का मौका मिला है। मेरे हस्बैंड वैसे तो सिग्नल्स के ऑफिसर हैं, पर लास्ट ईयर ही उनका एनसीसी में ट्रांसफर हुआ है। तो आज हमारे साथ 2 कैडेट्स भी जुड़ी हैं, जैसा अनिल जी ने बताया, कैडेट श्रावणी और कैडेट ऋषिता। तो ये दोनों कैडेट्स हमें बताएंगी कि एनसीसी में इनकी जर्नी कैसे रही है अभी तक, और इनके क्या अनुभव रहे हैं। ये अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें उससे पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने रख रही हूँ, ताकि एनसीसी की संक्षिप्त जानकारी हम ले लें। पहले आप मुझे ये बता दीजिएगा जैसे ही आपको विजिबल होता है। क्या आप देख पा रहे हैं? अनिल जी, विजिबल विजिबल। यस मैम। हाँ, विजिबल है मैम। ओके। तो देखिए, एनसीसी के बैकग्राउंड में अगर हम जाएं, इसकी हिस्ट्री देखें, तो जब वर्ल्ड वॉर्स चल रहे थे तो ब्रिटिशर्स को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी फौज में ज्यादा मैन पावर होनी चाहिए, और उसी टाइम हमारे देश में भी जो लीडर्स थे हमारे, उन्हें ये महसूस हो रहा था कि ब्रिटिश आर्मी में हमारे लोगों को सही जगह मिलनी चाहिए, ऑफिसर कैडर मिलना चाहिए। तो ऐसे में 1917 में एक एक्ट पास किया गया, इंडियन डिफेंस एक्ट, और इस एक्ट के थ्रू यूनिवर्सिटी कोर को एस्टैब्लिश किया गया।
इसका पर्पस था यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को आर्मी के लिए ट्रेन करना। बाद में 1920 में एक नया एक्ट पास किया गया, इंडियन टेरिटोरियल एक्ट, और इसके थ्रू जो पहले यूनिवर्सिटी कोर एस्टैब्लिश की गई थी उसे थोड़ा और वाइड किया गया, उसे इम्प्रूव किया गया और एक नई ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई जिसे नाम दिया गया यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। 1942 में आगे जाकर के यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर को रीमॉडल किया गया और रीनेम किया गया। अब इसे कहा जाने लगा यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर। जब ये प्रोग्रेस हो रही थी तो उसके बाद भी ऐसा फील किया जा रहा था कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी क्वालिटी वाली और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए 1946 में एक कमिटी का गठन किया गया, कैडेट कोर कमिटी, और इस कमिटी को ये टास्क दिया गया कि आप स्टडी करिए, रिसर्च करिए और सजेस्ट करिए कि कैसे हम नेशनल लेवल पर कैडेट कोर को स्थापित कर सकते हैं। तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी को इसका चेयरपर्सन बनाया गया था और प्रोविंसेस में जाकर के इन्होंने अलग अलग लोगों से बात की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से बात की। काफी स्टडी और रिसर्च के बाद इन्होंने अपने रिकमेंडेशन सजेस्ट किए और इनकी जो रिपोर्ट थी उसके बेसिस पर नेशनल कैडेट कोर एक्ट पास किया गया और उसके थ्रू नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई। पर्पस था नेशनल लेवल पर स्कूल्स और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मिलिट्री के लिए ट्रेन करना। तो स्टार्टिंग में इसमें आर्मी विंग रेस की गई, पर 1950 में एयरफोर्स विंग भी रेस कर दी गई और 1952 में नेवी विंग को भी रेस कर दिया गया। तो जो 1948 में स्टार्टिंग हुई थी, आगे जाकर के एनसीसी एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बन गई। इनिशियली इसमें 20,000 कैडेट्स थे जो आज की डेट पर 17 लाख कैडेट्स हो गए हैं और आज ऐसा माना जाता है कि विश्व में एनसीसी सबसे बड़ी यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। एनसीसी का जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, अनिल जी इस प्रेजेंटेशन को आप वहां से रन कर पाएंगे क्या? आई डोंट नो, आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम। इसको मैं फुल स्क्रीन पर नहीं ला पा रही हूँ। मैनुअली आप करेंगे क्लिक तो हो जाएगा मैम। ओके लेट मी ट्राई दिस। कैन यू डू दिस? मैनुअली स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। so that it can move a bit. कर्सर से क्लिक कीजिएगा आप। Press stop and then start again. नो, कर्सर से आप सेकंड स्लाइड पे क्लिक कीजिए, वो हमको सेकंड स्लाइड दिखना शुरू हो जाएगी। अच्छा ओके, यहाँ से नो नहीं हो पाएगा। लेट मी डू वन थिंग। एक बार वापस स्टॉप कर। I'm stopping this and then I'm restarting it. The entire screen I should take or window. Entire screen करें। मुझे presentation Shows only through window. Again, it will come like this only. share करें। Share कर दिया। It's coming like this only. Next slide करें। नहीं जाना। अभी देख पा रहे हैं आप? दिख रहा है? यस यस Yes, now it is हो रहा moving. है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो जब इसे स्टार्ट किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव था एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करना ताकि एक रिजर्व फोर्स हमारे पास रहे। वॉर टाइम में ये कैडेट्स आर्मी की मदद कर सकें, मिलिट्री की मदद कर सकें। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका ऑब्जेक्टिव, जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि स्कूल्स और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो देशभक्त नागरिक बने और कंट्री को सर्व कर सके। तो उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, उनका कैरेक्टर बिल्ड करना, ये मेन उद्देश्य है एनसीसी का। इसके साथ ही एनसीसी
का पर्पस ये भी है कि उन्हें मोटिवेट किया जाए कि वो आगे जाकर के डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करें। यहाँ मैंने कुछ फोटोग्राफ्स उठाई हैं और इस प्रेजेंटेशन में डाली हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन फोटोग्राफ्स के थ्रू कि कैसे चाहे पीस टाइम हो या वॉर टाइम हो, कोई भी क्राइसिस सिचुएशन हो, नेचुरल कैलेमिटीज हो, एनसीसी के कैडेट्स ने और एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दिया है। क्योंकि यहाँ लिमिटेशन है तो बहुत सारे पिक्चर्स तो मैंने ऐड नहीं किए हैं, पर यहाँ मेरा एक हम्बल रिकमेंडेशन रहेगा आप सभी को, एनसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आप एनसीसी की कॉफी टेबल बुक है, उसकी सॉफ्ट कॉपी दी गई है, उसे देख सकते हैं। कर्नल आर.एस. छेत्री की लिखी हुई ये किताब है और इसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिसके थ्रू एनसीसी की गतिविधियों को दर्शाया गया है। बहुत अच्छी बुक है, आप जरूर इसे एक बार देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एनसीसी के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। अगर आप एनसीसी के कैडेट्स को देखें, उनकी यूनिफॉर्म को देखें, आप इसके फ्लैग को देखें तो आप कैसे पहचानेंगे? तो एनसीसी का जो क्रेस्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रंग दिए गए हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये ट्राई सर्विस इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें जो फर्स्ट रेड कलर है वो आर्मी का सिंबल है, जो सेकंड डार्क ब्लू कलर है वो नेवी को इंगित करता है और जो थर्ड लाइट ब्लू कलर है वो एयरफोर्स की तरफ इंडिकेट करता है। इसके बीच में गोल्डन कलर में एनसीसी ये लेटर्स लिखे हुए हैं, जिसके चारों तरफ कमल के फूलों की एक रेत बनी हुई है। एनसीसी का जो मोटो है वो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसके अलावा एनसीसी का अपना एक गाना भी है। इस गाने की जो पहली लाइन है उसके बोल हैं, हम सब भारतीय हैं। बहुत अच्छा गाना है, पर एक्चुअली एनसीसी का जो पहला ऑफिशियल सॉन्ग रजिस्टर किया गया था वो ये नहीं था। उसके बोल थे कदम मिलाकर चलना होगा, लेकिन वो गाना क्योंकि बहुत ज्यादा हिट नहीं हो पाया, फेमस नहीं हो पाया, तो काफी डिस्कशन किया गया, काफी एफर्ट्स किए गए कि ऐसा गाना लिया जाए जो कि यूथ को अट्रैक्ट कर सके। 1968-69 में एनसीसी को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी थी। उस मूवी में एक गाना शामिल किया गया जिसका जो पहली लाइन के बोल थे वो थे हम सब हिंदी हैं, और वो बहुत हिट हो गया। उसके बाद रिपब्लिक डे परेड्स में इस गाने को प्ले किया गया और 1979 में इस गाने को फिर अप्रूव किया गया एनसीसी सॉन्ग के रूप में। 1980 में इस गाने में जो हिंदी वर्ड था उसे हटा करके भारतीय वर्ड से उसे रिप्लेस कर दिया गया। बहुत अच्छा गाना है। यहाँ पर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप YouTube पर इस गाने को जरूर सुनें। इसका लिंक मैं आगे शेयर कर दूंगी, और अगर हो सका टाइम बचता है इस सेशन के बाद तो कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर भी उसे प्ले कर पाएं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखिए, एनसीसी का जो कमांड और कंट्रोल है वो रेगुलर मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में होता है। तो इसमें सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनसीसी का ऑफिस है, डीजी एनसीसी। डीजी एनसीसी के अंडर 17 स्टेट डायरेक्टरेट्स हैं और इन स्टेट डायरेक्टरेट्स के अंदर आते हैं ग्रुप हेडक्वार्टर्स। ग्रुप हेडक्वार्टर्स के अधीन आती हैं यूनिट्स। तो अभी हमारे देश में टोटल 831 एनसीसी की यूनिट्स हैं, जिसमें आर्मी की है 697, नेवी की है 71 और एयरफोर्स की है 63। तो जो हमारे कैडेट्स होते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स एनसीसी में एनरोल कर जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने का जो काम है वो ग्राउंड लेवल पर ये यूनिट्स ही करती हैं। और इस पर्पस के लिए इन यूनिट्स में ट्रेनिंग स्टाफ होता है और डे टू डे ऑफिस वर्क के सपोर्ट के लिए सिविलियन स्टाफ भी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। यूनिट का जो कमांड है या कंट्रोल है वो अगेन, जैसा मैंने पहले कहा, रेगुलर डिफेंस ऑफिसर्स के पास होता है। तो यूनिट्स में कमांडिंग ऑफिसर होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, बट कुछ यूनिट्स में एओज हैं, एओज नहीं है, ऐसा भी है, बट कमांड जो होती है वो रेगुलर डिफेंस ऑफिसर के हाथ में है। इसके अलावा जो गर्ल्स कैडेट्स की बटालियंस हैं उनमें होल टाइम लेडी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है, बट अगेन यहाँ पर भी कुछ यूनिट्स हैं जहां पर WTLOs नहीं है। ये जो WTLOs होती हैं ये रेगुलर डिफेंस ऑफिसर यानी जो कमांडिंग ऑफिसर या एओज हैं उनके अंडर होती हैं, उनके जूनियर लेवल पर हैं,
लेकिन इनकी खास बात यह है कि इनको होल टाइम बेसिस पर एनसीसी के लिए ही अपॉइंट किया गया है। अच्छा, ये सब तो हो गया फर्स्ट लेवल पे। सेकेंड लेवल पे आते हैं एएनओस। एएनओस का मतलब है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स। एएनओस वो टीचर्स और लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स हैं जिन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेकमेंड करते हैं और बाद में इन्हें एनसीसी द्वारा अप्रूव किया जाता है और इनको ट्रेनिंग दी जाती है एनसीसी की एकेडमीज में। तो इसमें जो मेल हैं उनके लिए कामठी में है और फीमेल्स के लिए ग्वालियर में एकेडमी बनी हुई है। जब इन टीचर्स और प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग मिल जाती है, इनकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल रहती है, तो उसके बाद में इन्हें ऑफिसर्स का स्टेटस दिया जाता है। यहाँ पर ये स्टेटस तो इन्हें मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में इनकी जो लायबिलिटी है वो एक्टिव मिलिट्री सर्विस की लायबिलिटी नहीं होती है, इनका काम एनसीसी तक ही सीमित है। इसके बाद थर्ड लेवल पे आते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और नॉन कमीशन ऑफिसर्स, जो अगेन रेगुलर मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं। तो आर्मी में जो जेसीओज और एनसीओज होते हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक्स एयरफोर्स और नेवी की यूनिट्स में भी होते हैं और इनको हम कहते हैं परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि इनका काम होता है कैडेट्स को इंस्ट्रक्शन देना, उन्हें ट्रेन करना। तो बेसिकली जो एएनओज है यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं वो, और परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स यानी कि जो जेसीओ और एनसीओज हैं, ये मिलकर के कैडेट्स को ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा जो गर्ल्स की बटालियंस है उनमें गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया जाता है, जीसीआई बोला जाता है इन्हें। अब यहाँ पर भी कुछ यूनिट्स हैं जहाँ जीसीआईज हैं, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पर अपॉइंट नहीं की गई हैं, वो डिपेंड करता है। कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि सिविल ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर्स, शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर, एयर मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर। ये भी डिपेंड करता है यूनिट की फंक्शनिंग पर, और जहां नीड है उस हिसाब से इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं इसको समझने के लिए आप ये स्लाइड देख सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो इनको दी जाती है उसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसमें ड्रिल है, वेपन ट्रेनिंग है, पीटी है, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, इस तरह की एक्टिविटीज शामिल हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट में ब्लड डोनेशन के कैंप्स या एडल्ट लिटरेसी या इसी तरह से और जो दूसरे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स की जाती हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव्स की जाती हैं। इस तरह के जो सोशल वर्क वाले प्रोग्राम हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। स्पोर्ट्स और एडवेंचर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसमें पैरा जंपिंग, सेलिंग, स्लिदरिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, वाटर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, साइकिलिंग, इस तरह के गेम्स शामिल हैं। कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस पर्पज से कि जो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग कैडेट्स ने इंस्टीट्यूशंस में ली है उसको वो कैसे प्रैक्टिकली ग्राउंड पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एनुअल ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है, देन कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप होते हैं, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होते हैं, और आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। बहुत एक्साइटिंग होते हैं कुछ प्रोग्राम्स, जैसे कि रिपब्लिक डे परेड। हर कैडेट का सपना होता है कि वो रिपब्लिक डे परेड में जरूर पार्टिसिपेट करे। वहां जो कंटिजेंट जाता है उसका हिस्सा बनना हर कोई कैडेट चाहता है। रिपब्लिक डे के नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर रैली का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। ये भी बहुत एक्साइटिंग एक प्रोग्राम है कैडेट्स के लिए। इसके अलावा एक प्रोग्राम है जिसे कहा जाता है YEP, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसके तहत फॉरेन कंट्रीज जो कि हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके कैडेट्स को हमारे देश में इन्वाइट किया जाता है, और हमारे देश के जो कैडेट्स हैं वो बाहर उन कंट्रीज में जाते हैं। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन का लेसन देता है। जब इतनी एक्टिविटीज होती हैं तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एनसीसी में अपने आप को लिस्ट करता है तो क्या उसके सारे स्टूडेंट्स को ये एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो इसका जवाब ये है कि एनसीसी की जो ट्रेनिंग होती है वो वॉलंटरी ट्रेनिंग है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसी इच्छा रखता है कि वो एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो उसे अप्लाई करना होता है, और वहां कुछ एलिजिबिलिटीज दी गई हैं, कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, कुछ क्वालिटीज दी गई हैं जिनको फुलफिल अगर वो करता है तो ही उसको एनसीसी में एनरोल किया जाएगा। और ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर यूनिट के ऑथराइज स्ट्रेंथ पर। तो यूनिट्स में बेसिकली 2 डिविजन्स होते हैं, एक होता है जूनियर डिवीजन और दूसरा होता है सीनियर डिवीजन। तो जूनियर डिवीजन जो है उसमें
8th और 9th क्लास के बच्चे आते हैं, और सीनियर डिवीजन में 11th 12th और उसके बाद में जो कॉलेज के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, वो शामिल होते हैं। जूनियर डिवीजन का जो प्रोग्राम है उसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल, और सीनियर डिवीजन के प्रोग्राम की ड्यूरेशन होती है 3 साल। तो आपने कई बार सुना होगा कि एनसीसी के कैडेट्स को सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, जिसमें ए, डी और सी सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो जो जूनियर विंग है, जो जूनियर डिवीजन है, वहां कैडेट्स अर्न करते हैं ए सर्टिफिकेट, और सीनियर विंग के जो कैडेट्स हैं उनको मिलता है बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। तो अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ये पूरा प्रोग्राम वॉलंटरी है तो कोई भी स्टूडेंट क्यों से करना चाहेगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ऑलरेडी उनके पास इतने सारे कमिटमेंट्स होते हैं, स्टडीज होती हैं, देन अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अपने प्रोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि सबसे पहली बात तो एनसीसी का जो करिकुलम है वो, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? अनिल जी कुछ कह रहे थे क्या आप? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। तो एनसीसी का जो करिकुलम है वो ये सोच करके बनाया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट की तरफ से बेयर किया जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं तो वहां पर पार्टली गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है और पार्टली जो है वो स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन की तरफ से किया जाता है। इसके अलावा अगर बच्चे का कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है, कोई टैलेंटेड बच्चा है, तो उसके लिए अवार्ड्स हैं, उनमें ट्रॉफीज हैं, मेडल्स हैं, और अपने आप में एनसीसी की यूनिफॉर्म पहनना एक प्राइड वाली बात होती है। देन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम भी है, और अगर किसी स्टूडेंट का कोई लॉस हो जाता है तो वहां पर एक वेलफेयर स्कीम भी चल रही है। सबसे बड़ी बात, जब इन बच्चों को ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट मिलते हैं, और खास करके जो सी सर्टिफिकेट है उसकी वजह से आगे चल करके एम्प्लॉयमेंट में कंसेशन मिलता है। तो यहाँ पर मिलिट्री में सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है या पुलिस है तो वहां पर बोनस मार्क्स मिलते हैं। डिपेंड करता है, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंसेशन देती हैं, कई प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं जहां पर कंसेशन मिलता है इन कैडेट्स को। तो आगे जो इनके लिए अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ओपन हो जाती है। यहाँ कई सारे चैलेंजेस भी हैं, लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, मैन पावर की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। चैलेंजेस क्या हैं और लर्निंग्स क्या हैं, इसको जानने के लिए आई थिंक अब हम कैडेट्स के पास चलते हैं। तो आज हमारे साथ जैसा हमने आपको बताया कैडेट श्रावणी है और कैडेट ऋषिता है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट कैडेट श्रावणी। She is a third year engineering student. She is from Raghu Institute of Technology, which is situated in Visakhapatnam. श्रावणी, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आपने क्यों एनसीसी ज्वाइन किया, कैसे किया, और आपकी अब तक क्या लर्निंग रही है? I have met Shravani in one of the camps, and I would like to tell that she is a very active and smart girl. So we would love to hear from her. अच्छा, यहाँ एक बात और मैं बता दूं, both the cadets are from Andhra Pradesh, so though they understand Hindi, but they might not be very comfortable in speaking it. So I have told them that they may speak in English or they may use mix of Hindi and English, because we don't have any such problem. So आप Shravani, you can speak in English or Hindi, whatever is comfortable to you. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Hello everyone, a pleasant evening. मेरा नाम है कैडेट के श्रावणी और मैं रघु इंस्टीट्यूट का कॉलेज से हूँ, और अभी मेरा थर्ड ईयर का इंजीनियरिंग चल रहा है कंप्यूटर स्ट्रीम पे। और मेरा एनसीसी का जो जर्नी है मैं 2017 पे स्टार्ट कर दी थी, और 2017 पे मेरा सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। मैं स्कूल थी उस समय, मैं स्कूल पे पढ़ रही हूँ, और मेरा स्कूल है श्री प्रकाश, वो भी आंध्र प्रदेश से है, और वो जो स्कूल है वो तुनी एक जगह का नाम पे है। और उस समय मेरा मैम है एएनओ, उसका नाम है स्वरूपा। और मेरा पहला सिलेक्शन का दिन का बात है कि उस दिन हम लोग का बहुत मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस ऐसा होता है कि हम लोग का फिजिकल ट्रेनिंग होता है और फिजिकल टेस्ट भी होता है। तो उस दिन हम लोग को बहुत बारिश हो रहा है, इसलिए हम लोग का हमारा जो सिलेक्शन दिन का पे जो बारिश हो रहा है, तो उसके वजह से हम लोग का
फिजिकल ट्रेनिंग का टेस्ट नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग का हाइट वेट सब कुछ चेक करके हम लोग को सेलेक्ट कर दिया। तो 2017 पे मेरा पहला एनसीसी पे एनरोलमेंट जा चुकी थी। और उसके बाद मेरे को एनसीसी इसीलिए पता चला कि क्योंकि मेरा मम्मा पापा मेरे को बचपन से बोलते जा रहे कि एक लड़की बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके वजह से वो सब कुछ जानना चाहती थी। तो उन लोग मेरा स्कूल भी बदल दिया। मैं 1 to 7 क्लास तक एक सेंट मेरी स्कूल का एक जो नाम का स्कूल पे पढ़ती थी, लेकिन उसके बाद मैंने श्री प्रकाश ज्वाइन कर दिया, क्योंकि I can join into NCC. The main motto of changing my school is to join in NCC. So later, when I got selected, I was very happy because I already fulfilled my parents' dream. मैं मेरा मामा पापा का सपना पूरा कर दी कि मैं एनसीसी पे ज्वाइन हो गया। तो 2018 में मेरा पहला कैंप था, वो एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जिसके बोलते हैं कि ईयरली एक ही बार उसको कंडक्ट करते हैं, और हमारा जो बटालियन होता है वो कंडक्ट करता है। तो मेरा बटालियन है त्रि आंध्रा गर्ल्स बटालियन, which is in Kakinada district. It is also in Andhra Pradesh, but it is Triandra Girls Battalion where I was first selected in my NCC. So उसके बाद मेरा पहला कैंप है में और it was conducted in Government Arts and Science College, and it was a 10-day camp. And on the first day जहाँ पे मेरा पहला दिन का कैंप था, उस समय हम लोग को जो हॉस्टल दी वो बहुत दूर है, हमारा जो ट्रेनिंग का जगह था उससे हमारा ट्रेनिंग बहुत दूर था। तो वो हॉस्टल वो गवर्नमेंट जैसे ही हम लोग का जो प्रोविजंस दे जाता है, और हमारा जो रहने का जगह भी बहुत अच्छा नहीं था। तो उस दिन हम लोग खुद जाके वो सब कुछ साफ करना पड़ती थी। लेकिन जब कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, तो मैं एक पहली इंसान हूँ, जाके मैं मेरा इनिशिएट कर दिया कि मैं जाके मेरा सब कुछ जगह आई क्लीन माय एरिया। So when my ANO and my GCI ma'am, they have seen me. So at that time they gave me one more responsibility, ताकि आप हमारा जो JW होता है जूनियर विंग का कैडेट्स, तो आप ही उन लोग का सीनियर कैडेट हो जाएगा। तो वो पूरा 10 दिन के लिए मैं ही उन लोग का सीनियर कैडेट बनती थी। और it was a 10-day camp where सुबह you have to get up at 5:30 PM, and then you have to fall in the ground. You will have a PT period. Later you will have a breakfast at 8 o'clock, and again you will be having a fall in time, and it will be based upon the days. You will have the different timings of your activities. And it was the camp where I was selected for intergroup competition, that is for Thal Sainik camp. Thal Sainik camp जो होता है वो it is only for the army wing, जो हम उस पे मैप रीडिंग होता है, मेडिकल होता है, और ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग जो होता है, और उसके बाद फायरिंग भी होता है, और टेंट पिचिंग भी होता है। ये सब कुछ थल सैनिक कैंप करता है। तो उस समय हम लोग का जूनियर विंग को जो ऑप्शन है बस वही फायरिंग था। तो वो मेरा पहला कैंप में मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं जाके एक गन को, एक रियल वेपन को मैं हैंडल करती थी। उस समय हम लोग एक फायरिंग रेंज पे, वी वेंट टू अ फायरिंग रेंज, then later they given us a weapon and they told us how to fire. Your aim has to be strong, your shoulder should be strong, so everything has to be very strong. So that was the first time where I had an experience with a gun, and I was placed second place, and I have received a silver medal. It was my first experience using a weapon, firing a weapon, and I made it very clear that I was placed second place. So at that time, I got a chance to be a part of Thal Sainik camp. So then later, it was my first ATC camp. Later, I have attended 4 CATC camp, combined annual training camp. वो जो हो रहा था कि नूजवीडू पे, वो विजयवाड़ा का आसपास पे होता है, वो भी आंध्र प्रदेश है। वो मैंने कर दिया मेरा 4 कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जहाँ पे हम लोग गोडाउन पे रहते था। 4 days is equal to 40 days camp, and it is almost 1 month 10 days. So for the continue 1 month 10 days, we have stayed in godowns where the rice is stored. We used to sleep on the floors. NCC is not very easy for everyone. You should have a zeal. मतलब आपको दिल से एक zeal होना चाहिए कि हम जो कुछ भी करना है वो हम लोग मन का अंदर से करना था। तो I have did my 4 camps of CATC,
then it will be a every camp is a selection camp. हर एक कैंप आपका सिलेक्शन जो होता है वो सिलेक्शन प्रोसेस ही हो ही जाता है. हम लोग का जूनियर विंग का बस एक ही काम है, अच्छे से फायर करना, खाना पीना और सोना, और यही चीज हम लोग को हो ही जाता है. For 10 days you have to be good at your firing range and they'll give you all the required things. तो उसके बाद आपने I was selected till IGC, that is called intergroup competition. I have gone for intergroup competition. So there, intergroup competition is a place where different people from different districts will come and join you people. So you have to interact with different people, like from Visakhapatnam, from Vijayawada, Guntur. There are different places in Andhra Pradesh district. And this is conducted in AP&T Directorate, Andhra Pradesh and Telangana Directorate. So where we were mingled with many kind of people. So it was my first intergroup competition camp, and I could have not gone further. And it was very unlucky that I didn't get into it. So later I thought, okay, if not in my A certificate, I can do in my B and C certificate.